नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री का एक वंश की जानकारी लेकर। और आज हम सिंपल भाषा में पढ़ेंगे आमेर का जो कछवाहा वंश था उसकी जानकारी। देखो, कछवाहा वंश की हम डिटेल से 2 वीडियो में सामान्य सी चर्चा करेंगे, जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। केवल अपने को उतनी सी जानकारी चाहिए जहां से सवाल निकल कर आ जाए, अपना काम हो जाए। तो कछवाहा वंश के 2 वीडियो लेने वाले, सिंपल सी भाषा में इसको समझेंगे। कछवाहा वंश का सामान्य इतिहास में बता दूं तो कछवाहा जो वंश है इसकी उत्पत्ति देखिए या प्रारंभिक स्थान देखिए तो नरवर एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, वहां से हुई। और कहा जाता है कि भगवान राम के बाद में जो उनके पुत्र थे लव और कुश, वो अपनी मां के साथ सीता के साथ वहां रहते थे जंगल में। और जो कुश थे और कुश की वजह से ही जो उसके वंशज जो है, कुश के वंशज क्या कहलाए? कछवाहा कहलाए। पहले कुशवाहा थे और उसके बाद में कुशवाहा से हो गया कछवाहा और एक नए राजवंश की उत्पत्ति हुई जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, कछवाहा वंश के प्रारंभिक इतिहास में देखें तो लगभग जो कछवाहा वंश था इसकी स्थापना देखी जाए वास्तव में एक शासक के तौर पे तो 826 ईस्वी के आसपास इन्होंने अपना राजतंत्र स्थापित किया था, शासन करना प्रारंभ किया था नरवर मध्य प्रदेश से यहाँ। और वहाँ जो उनके राजा थे उनका नाम था नल। और नल के बाद में आपने देखा होगा, एक कहानी पढ़ी होगी ढोला मारू की कहानी। तो नल के पुत्र हुए ढोला, लेकिन वो अपने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हम शुरुआत के शासकों में बात करें, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले जो शासक आते हैं और उनका नाम है दूलेराय या तेजकर्ण। दोनों नाम देख लेना आप, दूलेराय भी कह सकते हैं या तेजकर्ण भी इनको कहा जा सकता है। दूलेराय वैसे नाम नहीं था, इनका ओरिजिनल नाम तो जो था वो तेजकर्ण था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत थे, दूल्हे की तरह सुंदर दिखने वाले थे, इसलिए इनको दूसरा नाम लोग पुकारते थे दूलेराय। और इसका एक और कारण भी था कि ये जब राजस्थान में आए तो यहाँ उन्होंने शादी भी कर दी। दूलेराय नाम भी था और दूल्हा बन भी गए थे, तो दूलेराय से राजस्थान में इसके इतिहास को हम समझेंगे। तो देखो, दूलेराय है वो नरवर से राजस्थान आए हुए थे और राजस्थान का एक क्षेत्र पड़ता है दौसा। अब इस दौसा में क्या हुआ कि दौसा में बड़गुजर और चौहान दोनों के मध्य संघर्ष चल रहा था। देखो, चौहानों की शाखा थी और उनका एक शासक था रालपसी, एक शासक का नाम हुआ रालपसी। तो वो वहां शासक थे, लेकिन उनका संघर्ष चल रहा था बड़गुजरों से। और उसी समय तेजकर्ण राजस्थान में प्रवेश किया और रालपसी ने दूलेराय की सहायता मांगी। उसके बाद में कहा जाता है कि दूलेराय ने जो बड़गुजर थे उनको परास्त किया और रालपसी को जितवा दिया था। और रालपसी की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजान कंवर, और ये सुजान कंवर से उसकी शादी हो गई। किसकी शादी हो गई? दूलेराय की शादी हो गई। अब दूलेराय की शादी हो गई और इस रालपसी के कोई औलाद नहीं थी, तो दूलेराय यहीं रहने लगे, घर जमाई हो गए। और उसके बाद में रालपसी ने दौसा का जो राज्य था वो दूलेराय को दे दिया। तो दौसा और दूलेराय यहाँ के शासक बन गए। और प्रारंभिक राजधानी जो कछवाहा वंश की थी वो बनी दौसा। तो पहली राजधानी देखो, जयपुर राजधानी बनने से पहले 3 राजधानियां रही थी। प्रारंभिक राजधानी दौसा रही, उसके बाद में रामगढ़ रही, उसके बाद में आमेर राजधानी रही और उसके बाद में जाकर जयपुर राजधानी बनी थी। तो प्रारंभिक राजधानी की मैं बात करूं तो दौसा राजधानी बनी। कुछ दिन दौसा में को राजधानी रखने के बाद में एक क्षेत्र था रामगढ़, जिसका नाम रामगढ़ बाद में पड़ा था क्योंकि राम के वंशज कहलाते हैं कछवाहा वंश। तो उन्होंने एक राजधानी बनाई और उसका नाम दिया गया रामगढ़। ये काम भी किसने करवाया था? दूलेराय या तेजकर्ण ने। तो 2 राजधानियां दूलेराय और तेजकर्ण के समय हुई, आपको याद रखने वाली बात है। दूलेराय के बाद के शासक की मैं बात करूं तो दूलेराय के बाद में जो शासक बने उनका नाम था कोकिलदेव। नाम याद रखना, दूसरा शासक जो थे कोकिलदेव। ज्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है, प्रारंभिक इतिहास की है। कोकिलदेव की बात एक ही महत्वपूर्ण है कि कोकिलदेव ने 1207 में आमेर को राजधानी बनाया। आमेर पर मीणाओं का शासन था और उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार दौसा से बढ़ाया और आमेर तक पहुंच गए। आमेर की मीणाओं को परास्त करके कोकिलदेव ने है वो आमेर को अपनी राजधानी, तीसरी राजधानी कछवाहा वंश की बनी। यहां तक की ज्यादा उपलब्धियां इतिहास में देखने को नहीं मिलती और एग्जाम की मैं बात करूं तो यहां से ज्यादा सवाल भी देखने को नहीं मिलते। केवल 3 राजधानी अपने को आनी चाहिए। इसके बाद के जो शासक थे उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे जिनके बारे में अपने को पढ़ना है उनका नाम था पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज की बात करते हैं। पृथ्वीराज जो शासक थे ये कछवाहा वंश के कोई बड़े शासक नहीं थे।
आप सबको पता है कि जो खानवा का युद्ध हुआ था, 1527 की बात हो रही थी। 1527 में खानवा के युद्ध में राजस्थान के सभी शासकों ने मेवाड़ की तरफ से, राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। यूं कह सकते हो कि उस समय मेवाड़ रियासत सर्वेसर्वा थी और बाकी ये छोटी छोटी रियासतों के शासक उनके सामंत थे। आमेर की रियासत भी उनकी सामंत के तौर पर काम करती थी। तो जब खानवा का युद्ध हुआ तो उसमें जयपुर की तरफ से जो लड़ने वाले शासक थे उनका नाम था पृथ्वीराज कछुआ। ये याद रखने वाली बात है, पृथ्वीराज कछुआ खानवा के युद्ध में लड़े थे और उस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो 1527 तक पृथ्वीराज का शासन रहा। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था बालाबाई। बालाबाई याद रख लेना, ये बीकानेर की राजकुमारी थी, लूणकर्ण की बेटी थी, बीकानेर के शासक, बीकानेर के इतिहास में हमने पढ़ा। तो ये बालाबाई थी और बालाबाई कृष्ण की भक्त थी और इन्हीं के प्रयासों से एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी और इन्होंने ही गलतापीठ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गलतापीठ, जो जयपुर में मंकी वैली के नाम से आप सबको पता है, गलतापीठ। तो इसकी स्थापना करवाई थी कृष्णदास पयहरी। आपको याद रखना, गलतापीठ के संस्थापक थे और बालाबाई थी। पृथ्वीराज कछुआ के समय की मैं बात बताऊं कि इनके 12 पुत्र थे और इन्होंने अपने साम्राज्य को 12 भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पुत्रों को बांट दिया था। इसलिए इनको जब बांट दिया गया था तो उस समय 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे कि 12 भागों में विभाजित कर दिया गया था। लेकिन यह विभाजन आमेर के लिए बड़ा खतरनाक साबित हुआ। बाद में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। तो उत्तराधिकार संघर्ष में देखे तो जो सबसे प्रिय रानी थी पृथ्वीराज की, उनका नाम था, मैंने बताया, बालाबाई। अब बालाबाई के एक पुत्र था जिसका नाम था पूर्णमल, छोटा पुत्र था जो बालाबाई को काफी अच्छा लगता था। दूसरा एक पुत्र था भीमदेव। 2 और पुत्र थे दूसरी रानियों के, जिनका नाम, 2 का नाम, 12 वैसे पुत्र थे लेकिन 4 का अपने को नाम समझना है। तो 4 पुत्रों की मैं चर्चा कर रहा हूं। एक का नाम था पूर्णमल, एक का नाम था भीमदेव, एक का नाम था सांगा और एक का नाम था भारमल। सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम था भीमदेव। यह भीमदेव से छोटा था, इसका नाम था पूर्णमल। सांगा और भारमल भी थे। भारमल बड़ा चालाक आदमी था। अब राज्य बांट तो दिया लेकिन सबकी इच्छा हो रही थी कि हम राजा बने। बालाबाई के कहने से पृथ्वीराज ने पूर्णमल को शासक बना दिया और उसके बाद में पृथ्वीराज कछुआ की मृत्यु हो गई खानवा के युद्ध में। समझना इस कहानी को। उसके बाद में भीमदेव नाराज हुआ और भीमदेव ने पूर्णमल को हटाकर खुद शासक बन गया। पूर्णमल को हटा दिया और शासक बन गया भीमदेव। आमेर की रियासत में शासक बने भीमदेव, लेकिन भीमदेव ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। और भीमदेव के खुद के भी 2 बेटे थे, एक का नाम था आशकर्ण और एक का नाम था रतन सिंह। भीमदेव की मृत्यु के बाद में शासक बने रतन सिंह। अब ठीक है भाई, यहां तक समझ गए। पूर्णमल, भीमदेव, सांगा और भारमल की कहानी समझ रहे हैं। तो शासक बनाया पहले पूर्णमल को हटाकर भीमदेव शासक बना और भीमदेव की मौत के बाद, मृत्यु के बाद में उनका बेटा, बड़ा बेटा जो शासक बना, उनका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह बड़ा अय्याश किस्म का आदमी था, मस्त मौला आदमी था, ड्रिंकर था, दारू वारू पीता था। और उस समय दिल्ली में राजनीति बड़ी चेंज हुई और दिल्ली के शासक शेरशाह बन चुके थे। शेरशाह शासक बनते ही जब आमेर पर हमला किया तो रतन सिंह ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली 1544 में। रतन सिंह ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। कमजोर शासक थे और इस वजह से वहां के जो जयपुर के व्यक्ति थे, सामंत थे, वो रतन सिंह को हे दृष्टि से देखते थे, नाराज थे कि यार ये आदमी राजा अच्छा नहीं है। रतन सिंह का काम चल ही रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर, अब यहां देखना, सांगा ने मौका देख लिया कि कमजोर है भाई, ये तो भतीजा है, कमजोर है, ये चाचा हुए ना सांगा। तो सांगा ने एक कस्बा बसाया और वहां का शासक बन गया और वो कस्बा था सांगानेर, बिल्कुल जयपुर के नजदीक सांगानेर, जो एयरपोर्ट है अभी। तो सांगानेर की स्थापना की सांगा ने। अब ये परास्त हो गया था, मर गया था, उसके बाद मृत्यु हो गई थी, भीमदेव की मृत्यु हो गई थी। सांगा ने सांगानेर बसाया, मस्त हो गया। अभी मैं कह रहा था कि सबसे चालाक जो आदमी था वो था भारमल। अब भारमल ने मन ही मन में षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति था, चालाक व्यक्ति था। तो भारमल ने चालाकी से क्या किया कि जो रतन सिंह थे उसके एक भाई था आशकर्ण, उस आशकर्ण को बहलाया फुसलाया कि यार आशकर्ण, तू तो बड़ा बहुत बढ़िया आदमी है, तेरा भाई शासक होने लायक ही नहीं है, ये शराबी जुआरी ये शासन कैसे कर रहा है, इसको हटा यार।
और तू बन जा शासक। आशकर्ण भारमल के बातों में आ गया और आशकर्ण ने रतन सिंह की हत्या कर दी। आशकर्ण ने किसकी हत्या कर दी? रतन सिंह की, अपने बड़े भाई की, सगे भाई की हत्या कर दी। और इसी मौके का इंतजार था भारमल को। तो भारमल ने आशकर्ण के बारे में वहां प्रचार करना चालू कर दिया कि ये तो भाई का हत्यारा है, ये राजा थोड़ी बनेगा, राजा हो ही नहीं सकता, राजा में ये गुण ही नहीं होते, ये तो बहुत बदमाश है। प्रचार किया। अब सामंतों ने आशकर्ण को शासक बनाया नहीं, और इसी मौके का फायदा उठाकर जयपुर की राजगद्दी पर जो बैठा वो था भारमल। तो देखना कैसे उन्होंने अपना चक्रव्यूह रचा और लास्ट में शासक बन गया। अब देखो शासक बन तो गया, लेकिन फिर भी स्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी। एक तो पूर्णमल का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था शुजा। वो कह रहा था कि मैं शासक बनूंगा, एक दावेदार, पहला दावेदार। दूसरा दावेदार था जो आशकर्ण था, वो आशकर्ण चला गया शेरशाह का एक बेटा था उसके पास, और उसकी सहायता उन्होंने कहा कि अजमेर में एक हाजी खां नामक व्यक्ति थे, हाजी खां के पास चला गया और हाजी खां बड़ी सेना लेकर आमेर पर हमला करने के लिए आ गया आशकर्ण के साथ में। आशकर्ण के साथ में जब हाजी खां आया तो भारमल ने हाजी खां को बहुत सारे पैसे देकर हाथ जोड़ के बड़ी मुश्किल से निकाला था, और आशकर्ण को बाद में एक छोटी सी जागीर दे दी गई थी। आशकर्ण का मामला निपट गया। शुजा उधर और ताक में था कि मैं शासक बनूं, तो भारमल घिरा हुआ था चारों ओर समस्याओं से। अब इसका क्या इलाज करे? राजा तो रड़ा बड़ी मुश्किल से राज्य प्राप्त किया है, आमेर का कितने षड्यंत्रों से राज्य प्राप्त किया। अब भी दावेदार आशकर्ण भी है और शुजा भी दावेदार थे। तो इसी बीमारी से निपटने के लिए, इसी संकट से निपटने के लिए जो भारमल जो शासक थे, जिनका नाम भारमल भी कहते हैं या बिहारीमल भी कहा जाता है, तो वो जब शासक बने तो उन्होंने पहला काम जो बोस्ट किया वो था मुगलों से संबंध बढ़ाया। मुगलों से संबंध बढ़ाने के लिए जब जनवरी अब उस दिल्ली पर शासक बन गए थे अकबर, तो 1562 में जब अकबर है अजमेर जा रहे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए, तो भागे भागे भारमल गए कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो भारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि आप सबको पता है, क्योंकि उसको अपना केवल एक ही राजनीतिक उद्देश्य होता है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं होता। राजाओं का एक ही उद्देश्य होता है, राजनीतिक उद्देश्य, कि हमारा राज्य सुरक्षित रहे आशकर्ण से और शुजा से, कैसे भी करके मुझे कुछ भी करना पड़े। तो उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली अजमेर जाते वक्त 1562 में। लेकिन फिर भी दिल में बोझ था कि यार अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन क्या पता बचाए कि मुझे नहीं बचाए, कल आशकर्ण फिर हमला कर दे, शुजा फिर हमला कर दे। दिल तो धड़क धड़क कर रहा था, जची नहीं। तो अजमेर जाकर वापस जब अकबर वापस आए, शाम्बर में आए, तो उन्होंने अपनी पुत्री जिनका नाम था हरकाबाई, मानमती भी कहते हैं, शाहीबाई भी कहते हैं, या मरियम उजमानी भी कहते हैं, 4-5 नाम है जो आपने देखा होगा। अकबर जोधा फिल्म में जोधा कहा गया, जोधा नहीं था, मानबाई, हरकाबाई, शाहीबाई या मरियम उजमानी नाम से जो उनकी बेटी थी। मरियम उजमानी बाद में नाम रखा गया था शादी के बाद में, वैसे पहले नाम था हरकाबाई या मानमती। तो इनका विवाह उन्होंने अकबर के साथ कर दिया कि अब तो करेगा ही करेगा सहायता, अब तो मेरी बेटी की शादी कर दी है मैंने, अब तो मेरा जवाई हो गया, अब यदि आशकर्ण और शुजा आएंगे तो अकबर को लड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी की शादी वहां अकबर से कर दी। इसके बाद में अकबर ने उनको मनसबदार बनाया और 5000 का मनसब प्रदान किया गया। ये थे भारमल या बिहारीमल, बिहारीमल भी कहते हैं, भारमल भी कहते हैं। बिहारीमल और भारमल की जानकारी इतनी सी रखनी है कि अपने बेटी का जो विवाह है वो अकबर से किया। उनका नाम था मानबाई कह दो, हरकाबाई कह दो, मानमती कह दो, शाहीबाई कह दो या मरियम उजमानी कह दो। इसका विवाह किसके साथ किया गया? अकबर के साथ। और प्रथम राजपूतों का वैवाहिक संबंध कह सकते हैं इसको। चलो भारमल चले गए। भारमल के बाद में जो शासक बने उनका नाम था भगवंत दास, जो कि 1573 में शासक बने, 1589 तक शासक रहे। भगवंत दास नाम याद रखना, भगवंत दास। आपको कुछ नाम याद आ रहा होगा यदि आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है तो भगवंत दास। तो भगवंत दास का सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो महाराणा प्रताप के साथ अकबर का संघर्ष चल रहा था, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 डेलीगेशन भेजे थे, 4 प्रतिनिधिमंडल भेजे थे, जिनमें एक थे भगवंत दास। आप सबको पता है कि 4 डेलीगेशन जो भेजे थे, पहला था जलाल खां, दूसरा था मान सिंह, तीसरा था भगवंत दास और चौथा था टोडरमल, JMBT।
तो जलाल खान मानसिंह भगवंत और टोडरमल जो प्रतिनिधि भेजे थे उसमें से तीसरा शिष्टमंडल भेजा गया था, और उस शिष्टमंडल में भेजा किसको गया था? भगवंत को। भगवंत की एक बात याद रखनी। दूसरा है जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था उदय सिंह के समय, आप सबको पता है, जयमल और पता के समय। तो 1567 में उस समय जो उदयपुर पर आक्रमण किया गया था, तो उस समय अकबर के साथ जो शासक थे वो थे भगवंत दास। उस समय शासक नहीं बने थे लेकिन फिर भी वो साथ थे, और उन्होंने भी अपनी पुत्री जिनका नाम था मानबाई या सुल्तान निशा, दो नाम याद रखना, मानबाई या सुल्तान निशा, जो किसकी बेटी थी? भगवंत दास की बेटी थी। उसका विवाह अकबर के पुत्र जिनका नाम था सलीम या जहांगीर के साथ कर दिया गया। ठीक है, तो दो विवाह लगातार हुए। एक भगवंत दास ने विवाह किया, एक भारमल ने पहले किया, फिर भगवंत दास ने भी विवाह कर दिया उनके बेटे के साथ में। और इसी सुल्तान निशा के दो या मानबाई के तो इनको पहली पुत्र हंता कहा जाता है। उन्होंने अपने पुत्र की हत्या कर दी थी। इनका एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था खुसरो, और खुसरो ने जहांगीर से विद्रोह कर दिया था, और कहा जाता है कि ये मानबाई थी वो अपने पुत्र से नाराज थी कि पिता से विद्रोह नहीं कर सकते, और इसी वजह से उन्होंने अपने पुत्र की हत्या कर दी थी खुसरो की, इसलिए इनको पहली पुत्र हंता मां कहा जाता है। तो ये थी मानबाई। सुल्तान निशा 1585 में शायद शादी हुई, सलीम के साथ, जहांगीर के साथ शादी हुई, तो दो शादियां। और ये जहांगीर जो थे वो पहले जो विवाह हुआ था आप सबको पता है, जो अकबर जोधा वाली फिल्म थी हरकाबाई, इसी का पुत्र था। तो हमने कुछ शासकों की बात की। अगले जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं उनका नाम है मिर्जा राजा मानसिंह, जो कि 1589 में शासक बने और 1614 तक वो शासक रहे। देखो आप सबको पता है कि 1589 तक रहे भगवंत दास रहे थे, 1573 से 1589। तो 1589 में जब मृत्यु हो गई भगवंत दास की, तो उनके पुत्र मानसिंह है वो शासक बने। और ये मानसिंह वही थे जो हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर से लड़े थे, और ये वही शासक थे जिन्होंने प्रताप का जो समझाने के लिए दूसरा डेलीगेशन गया था उसमें भेजा गया था। तो ये मिर्जा राजा मानसिंह कहा जाता है। इन्होंने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की। सवाल आता है कि अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा करने वाले शासक कौन थे आमेर के? उत्तर देना है बेटा मानसिंह। मानसिंह प्रथम या मिर्जा राजा मानसिंह कह सकते हो, मानसिंह प्रथम या मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा या फरजंद की जो उपाधि उनको दी गई थी वो दी गई थी अकबर के द्वारा। फरजंद का मतलब होता है बेटा। अकबर जो है इनको अपना बेटे की तरह मानता था। अकबर ने फरजंद की उपाधि या मिर्जा राजा की उपाधि किसको दी गई थी? मानसिंह प्रथम या मिर्जा राजा मानसिंह को उपाधि ये प्रदान की गई थी। प्रथम राजपूत थे मानसिंह, जिनको 7000 का मनसब मिला था। इतना बड़ा पद केवल मानसिंह को सबसे पहले मिला था। इन्होंने शिला देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था। जब वो बंगाल का प्रभार उनके पास था, तो बंगाल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केदार। राजा केदार को हराकर ये शिला देवी की मूर्ति यहां लाए थे और एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसको बोलते हैं शिला देवी। और ये अजमेर के कछुआ वंश की, आमेर के कछुआ वंश की कुल देवी मानी जाती है। तो शिला देवी के मंदिर की स्थापना करवाई, और एक और मंदिर का निर्माण भी आपको याद रख लेना जिसको बोलते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। इन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण भी कराया। देखो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण जो है वो मानसिंह प्रथम ने करवाया था। जगत शिरोमणि उनके बेटे थे, मानसिंह प्रथम के एक बेटे थे जिनका नाम था जगत सिंह। जब वो बंगाल का प्रभार उनके पास था, बंगाल को संभालते थे, बंगाल के कामकाज को संभालते, अकबर ने उनकी मानसिंह की वहाँ ड्यूटी लगा रखी थी। तो एक बार बीमार हो गए तो ये वापस मानसिंह यहाँ चले आ गए, और उनके पुत्र जो थे जिनका नाम था जगत सिंह, उनको वहाँ भेज दिया। और जगत सिंह दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई 1599 में, तो वो वहाँ मर गए थे। इन्हीं की याद में एक मंदिर बनाया गया जिसको बोलते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। और इनकी जो जगत शिरोमणि मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है, कहते हैं कि मीराबाई जो जिस मूर्ति की बचपन में पूजा करती थी कृष्ण की, वही मूर्ति इस मंदिर में लगी हुई है। मीरा मंदिर बना हुआ है इसमें, और उसमें वो मूर्ति लगी हुई है। तो जगत शिरोमणि मंदिर और शिला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया मिर्जा राजा मानसिंह ने। इसके अलावा उनके पास काबुल, बिहार और उड़ीसा के अभियानों में उन्होंने भाग लिया, उनके कामकाज को वहाँ संभाला। साथ ही 1569 में
जब अकबर ने सुरजनहाड़ा जो रणथंभौर के शासक थे उनको हराने के लिए सेना भेजी, तो सुरजनहाड़ा और अकबर के या मुगलों के मध्य संधि करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था मान सिंह ने। अब मान सिंह के बाद की बात करें, मान सिंह की जब मृत्यु होती है, तो मान सिंह की मृत्यु होती है तो उनके देखो मान सिंह के 3 पुत्र महत्वपूर्ण थे। एक का नाम था जगत सिंह, जिनकी मृत्यु मैंने पहले ही कह दी थी, जगत शिरोमणि मंदिर इन्हीं की याद में बनाया गया, तो इनकी तो पहली मृत्यु हो गई। उसके बाद में एक पुत्र था भाव सिंह और एक पुत्र था जय सिंह। अब देखो यहां कहानी क्या आती है कि जगत सिंह की मृत्यु हो गई, तो जगत सिंह के एक पुत्र हुआ जिनका नाम था महासिंह। अब जब मान सिंह की मृत्यु हुई तो उनके सामंत जो थे, उनके दरबारी जो थे, वो शासक बनाना चाहते थे महासिंह को, लेकिन उस समय जो दिल्ली पर शासक थे वो उनका नाम था जहांगीर। अब जहांगीर ने सामंतों की बात को सुना नहीं, क्योंकि ये छोटा था मान सिंह, तो इसलिए भाव सिंह, उनके छोटे पुत्र मान सिंह के छोटे पुत्र भाव सिंह को शासक बना दिया। और जय सिंह उस समय 2 वर्ष के थे, 2 वर्ष के थे, और इनकी मां का नाम था दमयंती। इनकी मां जो जय सिंह की मां थी दमयंती, जो उदय सिंह की पोती थी, मेवाड़ के शासक थे ना उदय सिंह, उनकी पोती थी। तो यूं कहे ये 2 वर्ष के थे तो इसको शासक बनाया नहीं गया, ये महासिंह को शासक बनाया नहीं जहांगीर ने, और भाव सिंह को शासक बना दिया गया था। अब देखो भाव सिंह शासक बन तो गए, लेकिन महासिंह नाराज हो गए इस वजह से। तो महासिंह नाराज हो गए तो उनको एक जागीर दे दी गई जिसको बोलते हैं मांडू। मांडू की जागीर दे दी गई, और बाद में महासिंह है बड़े शराबी हो गए थे, दक्षिण अभियानों में शराब पीते थे और उनकी दक्षिण में ही मृत्यु हो गई महासिंह का चैप्टर। और शासक बड़े आमेर के शासक भाव सिंह। भाव सिंह जो शासक रहे वो 1614 से लेकर 1621 तक महासिंह शासक रहे। 1614 से लेकर 1621 तक महासिंह शासक रहे, लेकिन जब 1621 में इनकी मृत्यु हुई तो इनके कोई औलाद नहीं थी। अब फिर जय सिंह उस समय क्या थे, छोटे थे, इसलिए इसकी मां जो दमयंती थी ये इनको लेकर दोसा चली गई थी, इस डर से कि कहीं महासिंह इनको मार नहीं दे, इसलिए दोसा में थी। और जब भाव सिंह की मृत्यु 1621 में हुई, समझना इसको, कॉन्सेप्ट को उल्टे पुल्टे मत कर देना। तो भाव सिंह की मृत्यु हुई तो फिर दिल्ली जयपुर के जो आमेर के जो सामंत थे उन्होंने वापस जय सिंह को बुलाया गया, और जो 1621 का वर्ष आया तो उसमें मान सिंह के सबसे छोटे बेटे जय सिंह शासक बने, जिसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, जिनको बोलते हैं इतिहास में मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे। मिर्जा राजा जय सिंह का क्या काम था। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से लेकर 1667 तक शासक रहे। जय सिंह जो थे, मिर्जा राजा जय सिंह 2 शासक हुए थे, एक जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह, और एक थे मिर्जा राजा जय सिंह। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने 1621 से लेकर 1667 तक शासन किया, काफी लंबे समय तक, लगभग 46 साल तक शासन किया था। और इन्होंने जहांगीर की सेवाएं भी की थी, शाहजहां की सेवा भी की थी, औरंगजेब, तीनों के शासनकाल में से रहे थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, जिन्होंने सेवा की थी। और इनके महत्वपूर्ण जो दरबारी कवि थे वो थे बिहारी। बिहारी जिनके बारे में कहा जाता है हिंदी साहित्य के प्रकांड पंडित, श्रृंगार कवि, जिनके बारे में कहते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर, छोटे छोटे शब्दों में गागर में सागर बढ़ने वाले वो कवि थे। वो किसके दरबारी कवि थे, वो थे मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। बहुत बार सवाल पूछा हुआ है, तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। इनके बारे में और मैं बता दूं कि एक जब मिर्जा राजा जय सिंह की शादी हुई थी तो मिर्जा राजा जय सिंह अपनी जो पत्नी थी उनके प्रेम में काफ़ी पागल थे। वो जब शादी के समय उसी के पास रहते थे, दरबार के काम, राजकीय कार्य करना उन्होंने बंद कर दिया था। तो उन्होंने एक दोहा लिखा था जो आपको देखना चाहिए, नहीं पराग नहीं, देखो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो ही बंध्यो आगे कौन हवाल। देखो अर्थ क्या है इसका कि नहीं पराग, अभी तो फूल पे पराग नहीं आया है, नहीं मधु है इसमें, फूल की कहानी कहकर मिर्जा राजा जय सिंह को एक यूं कह सकते हैं जैसे कहते हैं ना चुंगटिया भर रहा है। तो देखो उस फूल में न तो पराग है, न ही मधु है अभी बड़ा है, और न ही अभी विकास इसका हुआ है। और अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन, लेकिन अली कली सो, अली का मतलब होता है भंवरा, कि भंवरा अभी भी कली से बंधा हुआ है, आगे कौन हवाल, इसका आगे क्या होगा। ये एक दोहा लिखा था, और ये मिर्जा राजा जय सिंह के लिए लिखा था कि आपकी अभी पत्नी आई है, अभी छोटी है, इसका विकास ही नहीं हुआ है, और आप यदि इसी में
पड़े रहोगे तो आगे कौन हवाल, आपका भाग्य अच्छा नहीं हो सकता। ये जब दोहा पढ़ा मिर्जा राजा जय सिंह ने तो उनके समझ में आ गया और उसके बाद में वो राज दरबार में आने लगे थे। ये कहानी एक बिहारी ने एक और शानदार दोहा लिखा था, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही शुम्बात। इसका अर्थ भी बहुत सारगर भी था। मैंने कहा था कि बिहारी गागर में सागर बढ़ते थे। तो ये जो देखो इस दोहे का अर्थ समझना आप कि बिहारी ने कल्पना की कि जैसे एक राज दरबार में एक नायक और एक नायिका है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं। तो जो नायक है वो नायिका से कहता है कि चलो कहीं चलते हैं। नायिका उसको नड़ती है, मना करती है, लेकिन इस मना करने के तरीके पर नायक रिझता है और जब रिझता है तो नायिका खिंचती है कि आप बड़े दरबार में क्या इशारा कर रहे हो। फिर दोनों के नयन मिलते हैं, मिलते ही दोनों खिलखिलाने लगते हैं और खिलखिलाते हुए लज्जा से लज्जाने लगते हैं, गर्दन नीची करते हैं। भरे भवन में करत है नैनन ही शोभात। भरे भवन में आपस में सारी की सारी बातें नैनों से हो रही है। ऐसे दोहे लिखने वाले थे बिहारी। और बिहारी किसके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। इसके अलावा देखो 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा अभियान में उनको सफलता मिली थी, इसीलिए शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। सवाल आएगा मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। जैसे फरजंद की उपाधि मान सिंह को किसने दी? अकबर ने। वैसे ही मिर्जा राजा की उपाधि जो दी थी वो शाहजहां ने दी। 11 जून 1615 को जो पुरंदर की संधि हुई थी उसमें शिवाजी से संधि करवाने वाले व्यक्ति भी थे मिर्जा राजा जय सिंह। इन्हीं की वजह से शिवाजी ने मुगलों से संधि की थी 1615 में, जिसको पुरंदर की संधि कहा जाता है। उसके बाद में शिवाजी मुगल दरबार में आए थे और मुगल दरबार में औरंगजेब ने इनको बंदी बनाने का प्रयास किया था और इन्हीं के पुत्र राम सिंह की हवेली पर उनको रखा गया था। बाद में कहा जाता है कि इन्होंने शिवाजी को भागने में हेल्प की थी, जिसकी वजह से औरंगजेब नाराज हो गए और बाद में औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। इनकी 38 खंभों की जो छतरी है वो मध्य प्रदेश में है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मिर्जा राजा जय सिंह की छतरी बनी हुई है। मोटे मोट देखा हमने। इन्होंने जयगढ़ का किला भी बनाया था, जिन्हें महत्वपूर्ण था। जयगढ़ का किला जहां जेबाण तोप रखी हुई है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ का किला मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया था, सवाई जय सिंह ने नहीं बनाया था। तो भाई हमने देखा मोटे मोट कहानी को हमने सुना, कछुआ वंश की स्थापना कैसे हुई, दूल्हे राय से लेकर दूल्हे राय को पढ़ा, कोकिल देव को पढ़ा, भारमल को पढ़ा, भगवंत दास को पढ़ा, मान सिंह को पढ़ा और भाव सिंह को पढ़ा और लास्ट में हमने मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में पढ़ा। यहाँ से सवाल निकल कर आते हैं और इतनी सी जानकारी अपने को मोटे मोट होनी चाहिए। कुछ उपाधियों का नाम है जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ये अपने को याद होनी चाहिए। तो ये थी भाग फर्स्ट में जयपुर के कछुआ वंश की जानकारी आपको अच्छी लगी है और इतना वीडियो देखा है तो वीडियो लाइक जरूर कर ले और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। भाग 2 है उसको लेकर जल्द आएंगे, जिसमें मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में सवाई जय सिंह से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और भारत की आज़ादी तक के जितने भी शासकों की उपलब्धियां हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको समझनी चाहिए, वो लेकर सरल भाषा में हम आनंद से समझने की कोशिश करेंगे। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा और साथ में शानदार आनंददायक भी रहेगा। आनंददायक रहे या नहीं रहे, लेकिन उपयोगी पक्का रहेगा, ये गारंटी दे सकता हूँ। इसमें से सवाल आते हैं। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।